हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और नया एपिसोड में जिसका नाम है अनटचेबल लेडी। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका पार्ट 1 पहले जल्दी से जाकर देख लीजिए। तो चलिए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बहुत ज़्यादा थैंक्स कहना चाहता हूँ, आपने पिछली वीडियो में बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया। थैंक यू गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिंसेस का कजन टेर्जो राजकुमार के पास पहुंच जाता है और उनसे कहता है कि वो उसको उससे मिलाने ले जाएंगे जो उसको यहाँ पर लेकर आया था, यानी हिलाइस इनोडेन के पास। मार्गो अपने मन में कहता है कि ये बिल्कुल उसी इंसान जैसा है, पर मैं ये नहीं बता सकता कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ, क्योंकि मेरी शक्तियां काम नहीं कर रही। प्रिंसेस वहाँ टेर्जो को डांटते हुए कहती हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। टेर्जो उनसे कहता है इस समय आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये बच्चा घबराया हुआ है, हमें इसे शांत करने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। प्रिंसेस कहती हैं कि उन्होंने पहले ही इनोडेन खबर भिजवा दी है, हिलाइस जैसे ही वापस आएंगी वो तुरंत यहाँ विजिट करेंगी। प्रिंसेस मन में कहती हैं कि आखिर टेर्जो करना क्या चाहता है, हम दोनों के पास ही ट्रूथ आइज हैं, इसलिए मैं ये नहीं बता सकती कि ये क्या करना चाहता है। द आइज ऑफ ट्रूथ, ये शक्ति सिर्फ कैलिशिया परिवार को मिलती है, जिसके बारे में बाहर कोई नहीं जानता। इससे ये लोग जान पाते हैं कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ। हालांकि ये लोग ये नहीं जान सकते कि असल सच क्या है, पर ये बता सकते हैं कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि मार्को भी इसका यूज कर रहा था, पर वो नहीं देख पा रहा था कि प्रिंसेस और टेर्जो सच कह रहे हैं या झूठ। ऐसा इसलिए क्योंकि ये शक्ति कैलिशिया परिवार एक दूसरे के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकता, जिस वजह से प्रिंसेस भी नहीं समझ पा रही है कि टेर्जो क्या करना चाहता है। प्रिंसेस टेर्जो से कहती हैं कि फिर वो खुद मार्गो को वहां लेकर जाएंगी और भाई तुम यहीं पर रुको। टेर्जो प्रिंसेस से कहता है कि आप इस बच्चे को अकेला कैसे ले जा सकती हो, जिसके हाथ पांव भी काम नहीं कर रहा है, और आप इसे कहाँ टांगती फिरोगी। प्रिंसेस कहती है ठीक है, तो लॉर्ड बर्जेट दूसरे कमरे में बैठे हैं, उन्हें बुला कर लाओ। टेर्जो को बुरा लगता है क्योंकि प्रिंसेस हर बार बर्जेट को वो काम देती है जिसे वो करना चाहता है। प्रिंसेस उससे कहती हैं कि तुम्हें और बर्जेट को कंपेयर किया जाए तो वो 100 गुना ज्यादा ताकतवर हैं, और जैसा तुमने कहा कि बच्चे की सेफ्टी जरूरी है, तो उनसे बेस्ट ऑप्शन कोई और हो ही नहीं सकता। टेर्जो उदास हो जाता है और कहता है उन्हें जो सही लगे वो करें। बर्जेट वहां पर आ जाता है। उन दोनों को वैसा देख बर्जेट समझ जाता है कि इन दोनों की फिर से किसी बात पर सहमति नहीं बैठी। प्रिंसेस बर्जेट से कहती हैं कि वो अपने भाई के साथ मार्गो को इनोडेन लेकर जा रही हैं और वो चाहती हैं कि बर्जेट भी उनके साथ आए। इस पर बर्जेट कहता है कि उसे कोई दिक्कत नहीं, एंड वो मार्गो से पूछता है कि तुमने सुन लिया होगा कि हम तुम्हें उसी इंसान के पास ले जा रहे हैं जिसने तुम्हें बचाया, यानी हिलाइस इनोडेन के पास। हम लोग इस वक्त तुम्हारे लिए अनजान है, इसलिए तुम्हें अजीब लग सकता है हमारे साथ जाने में, पर मैं कसम खाता हूँ बर्जेट खानदान की कि जब तक हम साथ हैं मैं तुम्हें एक खरोच भी नहीं आने दूंगा। जिस पर वो लड़का मन में कहता है कि ये वैसा ही है, ये इंसान बिल्कुल उस इंसान की तरह है, एकदम सच्चा, और ये भी मुझे बचाएगा बिल्कुल उसकी तरह, मैं इस पर भरोसा कर सकता हूँ। मार्गो अपना हाथ बर्जेट की ओर बढ़ाता है। ये देख रही प्रिंसेस और टेर्जो हैरान होते हैं कि अभी तक तो हमसे ये डर रहा था और बर्जेट ने ऐसा क्या कर दिया जो इसके साथ जाने को रेडी है। खैर दोस्तों, मैं अगर आपको इसकी सीधी सीधी वजह बताऊं तो वो यही है कि मार्गो ने अपनी आंखों से देख लिया कि एक्सियन बर्जेट उससे सच कह रहा है, जबकि वो टेर्जो और प्रिंसेस को नहीं देख पा रहा था क्योंकि वो लोग कैलिशिया परिवार के हैं। ये सिर्फ उसकी शक्तियों की वजह से हुआ है। बर्जेट कहता है इनोडेन को लेटर भेजो, हम जल्दी वहां पर पहुंचने वाले हैं। दोस्तों, हम देखते हैं कहीं पर कुछ औरतें बातें कर रही होती हैं। उनमें से एक होती है मोंटाना फैमिली की मेंबर कॉर्डिया मोंटाना, जो कि कैलिशिया परिवार से जुड़ी हुई है, और दूसरी है एमिली परिवार की मेंबर हेलोइना एमिली, जो कि परवेनम परिवार से जुड़ी हुई हैं। हेलोइना कहती हैं कि उस दिन वो बहुत सरप्राइज हुई थी जब कैलिशिया परिवार का वारिस लौट आया। तो क्या अब 4 परिवारों की रैंकिंग में बदलाव हो सकता है, बताइए मिस मोंटाना। मोंटाना कहती हैं अभी तो कैलिशिया परिवार थोड़ा इस बात को छुपा कर रखना चाहता है, पर जल्द ही वो इस बात की अनाउंसमेंट कर देंगे। हेलोइना कहती है कि उसे इनोडेन खानदान को लेकर बहुत दिलचस्पी है। उसे यकीन नहीं होता कि इनोडेन का नया रूस अब हिलाइस है, न कि रिकार्डो। यहाँ तक कि उसने आज हिलाइस को यहाँ आने का इनविटेशन भी दिया था, पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। वहाँ पर बैठी दूसरी औरत हेलोइना से पूछती है क्या उसने लेडी गैब्रियल को इनविटेशन भेजा था। हेलोइना उसे बताती है कि हाँ, उसने गैब्रियल को इनविटेशन भेजा था ताकि उसे पता चल सके आखिर इनोडेन में चल क्या रहा है। वो औरत कहती है कि गैब्रियल के अंदर तो 4 परिवारों का खून भी नहीं, और अब तक वो इनोडेन की सेंटर बनी फिर रही थी। उसके बगल में बैठी एक औरत जिसका नाम विजिंटा होता है, वो कहती है कि हिलाइस का एटीट्यूड देखकर तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ भी बदल पाएगी। हेलोइना उससे कहती हैं ऐसा इसलिए क्योंकि आपने मिस हिलाइस को बॉल इवेंट में नहीं देखा। इतने में वहाँ बहुत जोर से हवा चलती है। वो सभी खिड़की से बाहर देखने जाते हैं और वो लोग शॉक हो जाते हैं ये देखकर कि बाहर हिलाइस इनोडेन आ चुकी है। वहाँ पर हर तरफ कपड़े पड़े होते हैं। वो 4 औरतें वहाँ पर आ जाती हैं। वहाँ खड़ी वो दुकानदार कहती है कि कस्टमर आप यहाँ अचानक से कैसे आ गए। हिलाइस मन में सोचती है कि उसने गलती कर दी, वो बाहर से अंदर आना चाहती थी पर गलती से डायरेक्ट अंदर आ गई। हिलाइस उस दुकानदार लड़की
से कहती है कि उसने जितना भी नुकसान किया है वो उसके पैसे भर देगी। दुकानदार कहती है कि ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ कपड़े यहाँ वहाँ फैल गए हैं, अगर आप कपड़े देखना चाहती हैं तो वो उसको दिखा सकती है। जिस पर हिलायस कहती है कि वो कैटेलॉग के सारे कपड़े इनोइडेंट भिजवा दे। वहाँ खड़ी वो औरतें हिलायस के इस एटीट्यूड से इम्प्रेस हो जाती हैं। हिलायस अपने पुराने कपड़े भी उसे सही करने के लिए दे देती है और वहाँ से बाहर चली जाती है। विजेंटा कहती है क्या यही हिलायस इनोइडेंट थी? हेलोवीना उससे कहती है कि उसने पहले ही कहा था। हिलायस एक अलग ही एटमॉस्फेयर लेकर चलती है, जहाँ जाती है वहाँ का माहौल बदल देती है। हिलायस उस दुकान से निकलकर ठीक राजमहल के सामने आ जाती है और ये राजमहल आपने पहले भी देखा होगा, अगर नहीं तो आपको थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। ये राजमहल उसके लिए बनाया गया था जो पहला राजा था, जो आधा गॉड और आधा इंसान था। आज के समय 4 ऊंचे दर्जे वाले परिवार और 52 शाही परिवार अपनी अपनी जगहों पर अपने अपने कानून बनाकर वहां पर राज कर रहे हैं, जबकि जो पहला राजा था वो पूरे लैंड पर राज करता था। पर किसी वजह से उस राजा की अनजान तरीके से मौत हो गई। उसके बाद से ये जगह बिना किसी सच्चे लीडर के चली आ रही है। यह जगह इन 4 परिवारों की खानदानी ताकत से चली आ रही है और इसमें टोटल 99 डोर्स हैं। हर डोर एक अलग जगह से कनेक्ट है। हर परिवार का मेंबर किसी भी डोर को जब चाहे इस्तेमाल कर सकता है। जैसे कि पहला डोर कॉन्फ्रेंस रूम के लिए बना है, जहां परिवार की बैठक और राजनीतिक काम होते हैं। दूसरा डोर आराम करने के लिए है। तीसरा डोर पार्टी हॉल है, जो किसी भी पार्टी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इनके अलावा यहाँ ग्रीन हाउस, लेक साइड और जाने क्या क्या नहीं है। और जिसके सामने हिलायस खड़ी है वो है 44th डोर। शायद आप लोग इसे जानते होंगे, अगर नहीं तो मैं आपको अभी याद दिलाता हूँ। ये वही डोर है जहाँ हिलायस को बंद करके रखा गया था उसकी पिछली जिंदगी में। हिलायस की धुंधली यादों में हम देख सकते हैं कि वो उसी दरवाजे के बाहर खड़ी है और हंस रही है और दीवारों पर खून लगा है। हिलायस वहाँ से आगे बढ़ जाती है। हिलायस बताती है कि 99th डोर के बाद जो जगह आती है उसे फॉरेस्ट ऑफ 4 सीजन्स भी कहते हैं, जिसके पार सिर्फ और सिर्फ फैमिली के हेड ही जा सकते हैं। हिलायस उस गेट को छूती है पर वो गेट नहीं खुलता। हिलायस कहती है कि सिर्फ फादर से हेड का मार्क लेकर मैं इस गेट को नहीं खोल सकती, मुझे हेड बनने के लिए और भी ज़रूरतों को पूरा करना होगा। पर इस समय मैं किसी और फैमिली के हेड को भी यहाँ नहीं बुला सकती। इसलिए हिलायस वहाँ पर उस हीरे को रख देती है जो कैलिशिया परिवार का होता है। हिलायस ने ज़रूर इसे तब उठाया होगा जब मार्गो कैद खाने में कैद था। उस हीरे को वहां रखने के बाद वो गेट खोलने की कोशिश करती है, पर जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं होता। वो हीरा भी वहां से गायब हो जाता है। हिलायस मन में कहती है कि उसने मार्गो को इसलिए बचाया था ताकि वो कैलिशिया के हेड को यहाँ ला सके। तभी वहां पर क्रिस आ जाता है। क्रिस हिलायस को देखकर चौंक जाता है कि वो वहां पर क्या कर रही है। क्रिस हिलायस से कहता है आज सिर्फ वही परिवार के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं जो परवेनम परिवार से जुड़े हुए हैं। तुम्हें यहाँ देखकर मैं थोड़ा हैरान हूँ और तुम फिर से ये अपना पजामा पहनकर यहाँ घूम रही हो। मौसम ठंडा है, कम से कम ये पहन लो ताकि तुम्हें ठंडा लगे। हिलायस उसके दिए गए कोट को जमीन पर गिरा देती है और उससे कहती है अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो परवेनम, मैं तुमसे कभी एंगेजमेंट नहीं करने वाली। हम सभी जानते हैं हिलायस ने जब पहली बार टाइम ट्रेवल किया और उसकी दूसरी जिंदगी को जिया तो उस वक्त क्रिस ने हिलायस को प्रपोज किया था और हिलायस उसके साथ जाने के लिए रेडी हो गई थी। क्रिस हिलायस को अपने साथ परवेनम ले आता है और उससे कहता है कि वो अब से यहाँ आराम से रह सकती हैं, उसको यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी, हम जल्द ही शादी कर लेंगे और अपनी जिंदगी यहाँ आराम से बिताएंगे। हिलायस उसकी बातें सुनकर इतना खुश थी कि वो रो देती थी। जब वो परवेनम में थी तो क्रिस उसके लिए गिफ्ट लाता था। हिलायस को अपनी जिंदगी में कभी किसी ने गिफ्ट नहीं दिया, वो बहुत खुश थी। वो उसके साथ घूमती थी। हिलायस कहती है कि लोगों ने खूब कहा कि मैं अंधों की तरह क्रिस से प्यार करती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था अगर वो प्यार अंधा भी हो। पर एक शाम जब हिलायस क्रिस के पास गई उससे पूछने कि अगर वो आज फ्री है तो वो दोनों घूमने जा सकते हैं, तो क्रिस ने हिलायस का हाथ हटाते हुए कहा कि वो आज थका हुआ है, वो उससे बाद में बात करेगा। हिलायस शॉक हो जाती है। वो कहती है कि आजकल क्रिस उससे सही से बात नहीं कर रहा, शायद वो उसे ज्यादा परेशान कर रही है। उसी रात हिलायस को नींद नहीं आती और वो हॉलवे में घूम रही होती है। तभी उसको एक कमरे से रोशनी आती है। वो उधर जाकर देखती है तो उसे क्रिस की कुछ बातें करने की आवाज आती है। क्रिस अपने भाई से कहता है मुझे नहीं पता था कि अगर किसी की शक्तियां जागती हैं तो वो ऐसा हो जाता है, मैंने इतना चिपकू इंसान आज तक नहीं देखा यार, ये तो गैब्रियल से ज्यादा गवार है। क्रिस का भाई उससे कहता है आपको उससे थोड़ा नरमी से पेश आना चाहिए, आप जानते हैं ना वो कितना कुछ झेल कर आई है वहां से। क्रिस कहता है कि वो इतने टाइम से सब्र ही किया हुआ है, एक बार उनकी शादी हो गई और उस शादी से उन्होंने एक ताकतवर बच्चे को जन्म दे दिया, फिर वो हिलायस को छोड़ देगा, मुझसे और उसका चेहरा नहीं देखा जाता। हिलायस ये सब बाहर से सुन लेती है, उसको अपने कानों
चेहरों और आंखों पर विश्वास नहीं होता। जिस पर वो इतना भरोसा करती थी, वो इंसान ऐसी बातें कैसे कर सकता है। इलाइस के पैर कांपने लगते हैं और उसका शॉवल जमीन पर गिर जाता है। तभी उस दरवाजे से क्रिस बाहर आ जाता है। वो इलाइस से पूछता है कि वो इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही है। वो कहता है कि उसे ठंड लग सकती है और वो इलाइस को शॉवल उठाकर उसे पहना देता है। इलाइस मन में कहती है कि उसे जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। क्रिस कभी भी वैसा कुछ नहीं कह सकता। क्रिस पूछता है कि तुम इतना कांप क्यों रही हो। ओह, मैं समझ गया, तुमने सब सुन लिया है ना। इलाइस अपना सर जोर जोर से हिलाते हुए कहती है कि उसने सच में कुछ नहीं सुना। क्रिस उससे कहता है, मैं जानता हूँ तुमने सब कुछ सुन लिया है। वैसे मैंने जानबूझकर डोर को आधा खुला छोड़ा था। गवार इलाइस इनोइडन। इलाइस की आंख से आंसू गिरने लगते हैं। क्रिस कहता है, मुझे शुरू से ही तुम्हारा ये रोना धोना पसंद नहीं। मैंने तुम जैसा गवार नहीं देखा जिसका मैंने सिर्फ हाथ क्या पकड़ लिया वो मेरी हर बात सुनने को तैयार हो गई। पागल लड़की। इलाइस रोने लगती है और क्रिस उसको किस करते हुए कहता है, तुम सिर्फ मेरी हो, भले ही मैं तुमसे प्यार न करूं। करंट टाइमलाइन में वापस आते हैं। इलाइस कहती है, अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दो क्रिस, मैं तुमसे कभी एंगेजमेंट नहीं करने वाली। क्रिस कहता है कि वो इतना श्योर होकर कैसे कह सकती है जबकि वो उसे सच में चाहता है। इलाइस कहती है कि वो उससे नफरत करती है। क्रिस उससे पूछता है, पर ऐसा क्यों? कुछ टाइम पहले तो तुम मुझे ऐसे देखती थी जैसे मैं तुम्हारे सपनों का राजकुमार हूँ। इलाइस कहती है कि इसे पता मैं सिर्फ एक्टिंग कर रही थी क्योंकि वो एक लंबा सपना देख रही थी और अब वो सपना खत्म हो चुका है। यह कहकर इलाइस वहां से उड़कर चली जाती है। इलाइस कहती है कि क्रिस के बारे में सारी बातें झूठी थी, उसने मुझे झूठा दिलासा दिया सिर्फ मेरा फायदा उठाने के लिए। दोस्तों, इलाइस उसके अगले दिन को याद करती है जब उसे क्रिस के असली इरादे का पता चला था। वो दोनों डाइनिंग रूम में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। इलाइस बताती है कि उस रात के बाद से क्रिस उससे बहुत बुरे तरीके से बात कर रहा था। वो मुझे कहीं नहीं जाने देना चाहता था। मैं उसके लिए एक कठपुतली थी जो एक पिंजरे में बंद थी। सच जानते हुए भी मैं ये उम्मीद करती थी कि वो मुझसे एक दिन सच्चा प्यार करेगा। 6 महीने ऐसे ही गुजर गए। एक दिन मेड इलाइस के पास आती है। वो उससे कहती है कि आपके भाई रिकार्डो ने आपके लिए ये लेटर भेजा है। इलाइस उसको पढ़ती है। उसमें लिखा होता है, डियर इलाइस, पूरा परिवार तुम्हारी राह देख रहा है, तुम जब चाहो वापस आ सकती हो, हम सबको तुम्हारा इंतजार है। ये पढ़कर इलाइस की आंख से आंसू आने लगते हैं। वो भी अपने घर जाना चाहती है, अपने भाई बहनों से मिलना चाहती है। उसकी मेड उससे कहती है कि अगर आप चाहें तो मैं आपको यहाँ से निकलवा सकती हूँ। इलाइस मान जाती है। उसका परिवार भी उसको वहाँ से निकलने में मदद करता है। इलाइस बग्गी में बैठकर घर की ओर निकल रही है। वो बैठे बैठे सोचती है कि क्या होगा घर जाकर, क्या वो मुझे अपनाएंगे? इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने घर जा रही हूँ, मेरे लिए वही काफी है। तभी वो बगल से चल रहा गार्ड उन्हें रोकने को कहता है। इलाइस उससे पूछती है कि क्या हुआ। वो बताता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, आप अंदर ही रहना, हम देखते हैं। वो अपने साथी के साथ वहाँ देखता है। तभी वहाँ लड़ाई चालू हो जाती है। इलाइस को बाहर से आवाजें आ रही हैं। उसे लगता है पर वेनम परिवार को पता चल चुका है कि वो भाग निकली है। तभी उसको कुछ मॉन्स्टर्स की आवाज आती है। वो मॉन्स्टर्स उस लड़ाई में हो रहे शोर से वहाँ आ जाते हैं। तभी बग्गी किसी पत्थर से टकरा जाती है। इलाइस उस झटके से बग्गी के आगे आ जाती है। वो मॉन्स्टर्स वहाँ हर किसी को मार देते हैं। इलाइस को अजीब सा लगने लगता है और वो अपना आपा खो देती है। इलाइस अपनी शक्तियों का कंट्रोल खो देती है और वहाँ हर चीज पर हमला करने लगती है, जिससे उसका खुद का शरीर भी घायल हो जाता है। इलाइस के मुंह से खून आने लगता है और वो उधर ही गिर जाती है। वो मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाते हैं और तभी वहाँ पर क्रिस आ जाता है। वो देखता है कि इलाइस की बग्गी पलटी हुई है और हर जगह खून ही खून बिखरा पड़ा है। क्रिस इलाइस की बग्गी का दरवाजा खोलता है और देखता है कि इलाइस जख्मी पड़ी है। वो इलाइस का हाथ पकड़कर उसे उठाता है, पर इलाइस को धुंधला धुंधला दिखने लगता है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और इसी तरह इलाइस की दूसरी जिंदगी भी खत्म होती है। दोस्तों, करंट टाइमलाइन में हम वापस आते हैं जहां राजमहल से इलाइस जा चुकी होती है। वहां क्रिस अपने कोट को उठाता है और कहता है, इलाइस इनोवेटर के अंदर तगड़ा एटीट्यूड आ गया है, अब से मुझे थोड़ा जोर और लगाना होगा ताकि वो मुझे पसंद करने लगे। पर मुझे इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझ पर नजर रखे हुए है। दोस्तों, हम इनोवेडन रेसिडेंट पहुंच जाते हैं। वहां पर मेड इलाइस से कहती है, आपका स्वागत है, आप बिल्कुल सही समय पर आई हैं, मेहमान अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। इलाइस थोड़ा सोचती है कि उससे मिलने कौन आ गया। मेड उससे कहती है कि वो रेस्ट रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं, पहले आप कपड़े बदल लीजिए फिर जाकर उनसे मिलिए। इलाइस मेड को इग्नोर करते हुए अंदर चली जाती है, जिस पर मेड हैरान होती है कि इलाइस फिर से उस गंदे गाउन को पहनकर लोगों के सामने चली गई। इलाइस अंदर जाती है और वहाँ कैलिशिया की प्रिंसेस वियोलेटा इलाइस को हेलो बोलती हैं और कहती हैं, हमारा प्लान तो आपसे मिलने का कल का था, ऐसे अचानक से आने के लिए माफी चाहती हूँ। वहाँ बैठा टेर्जो खुद को इंट्रोड्यूस कराता है। इलाइस मन में कहती हैं
कि प्रिंसेस और उनका कजन यहाँ पर क्या कर रहे हैं। साथ में यहाँ ये एक्सोन बर्सट भी है। मार्को हिलास को देखकर खुश हो जाता है और वो बर्सट की गोद से उतरकर हिलास को गले लगा लेता है। हिलास भी उसको गले लगा लेती है। हिलास उनसे पूछती है, पर आप लोग यहाँ क्यों आए? जिस पर प्रिंसेस कहती हैं कि हमें माफ करें, जैसे ही ये बच्चा उठा वो मिस हिलास से मिलने की जिद कर रहा था। हमने आपको लेटर भी भेजा था पर आप यहाँ नहीं थी। उसकी तबीयत खराब ना हो इसलिए हम यहाँ तुरंत आ गए। हाँ, हमें माफ करें, ये थोड़ा अचानक से हो गया। हिलास कहती है, ठीक है, वो समझ गई। प्रिंसेस कहती है कि मैं लॉर्ड इनोएडन से मिलना चाहती हूँ, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जिस पर हिलास कहती है कि इनोएडन के हेड के बदले मैं यहाँ हूँ, आपको जो बात करनी है मुझसे करें। वो सभी उसकी बात सुनकर थोड़े हैरान होते हैं। बर्सट भी ये बात सुनकर हैरान होता है। हिलास मार्गो को अपनी गोद में बैठाकर वहाँ बैठ जाती है और वो कहती है, वो सब तो ठीक है, मैं सोच रही थी कि बर्सट यहाँ पर कैलेशिया के साथ क्यों आए हैं। बर्सट हिलास को कहता है कि वो पहले से ही कैलेशिया में था और उसको हिलास से कुछ चीज़ कंफर्म भी करनी थी और उससे भी ज़रूरी, पिछली बार मैं तुमसे अच्छे से नहीं मिल पाया था, इसलिए सोचा इस बार मिल लेता हूँ। प्रिंसेस का कजन टेर्जो हिलास से कहता है, क्या वो इस बच्चे से बात करके हमारे बदले कुछ चीज़ें उसे समझाएंगी, क्योंकि ये हम पर इस वक्त अभी भी भरोसा नहीं कर रहा है। हिलास मान जाती है। दोस्तों, 11 साल पहले प्रिंसेस वियोलेटा की बड़ी बहन जिसका नाम रोसेनिया था, उसकी शादी उसी के कजन टेर्जो से हुई। रोसेनिया इस चीज के सख्त खिलाफ थी, पर कैलेशिया परिवार में इस चीज का बहुत दबाव था कि अगर उन्हें शादी करनी है तो वो रिश्तेदारों में ही शादी करेंगे। इसके खिलाफ जाने की वजह से रोसेनिया को फैमिली से निकाल दिया गया और वो कहीं पर चली गई। कहा जाता है कि कैलेशिया के लॉर्ड ने उसको कहीं भेज दिया ताकि वो अपनी जिंदगी आजादी से जी सके, पर कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है और कैसी है। उसके गायब होने के बाद ही ऐसी अफवाहें आज भी हैं कि टेर्जो और वियोलेटा एंगेज्ड हैं। प्रिंसेस मार्गो को एक तस्वीर दिखाती हैं, ये मेरी बहन है और तुम्हारी असली माँ भी, क्या तुम्हें ये याद है? जिस पर मार्गो ने मना कर देता है। टेर्जो उससे पूछता है, तुम्हारी माँ का नाम रोसेनिया कैलेशिया है, क्या तुम्हें ये याद है? मार्गो कहता है नहीं। प्रिंसेस को समझ नहीं आता कि अब वो कैसे उस बच्चे को भरोसा दिलाएं कि वो उसके अपने हैं। प्रिंसेस उसका हाथ पकड़ती हैं और उससे कहती हैं, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें उनका नाम याद नहीं, फिर भी मैं तुम्हें अपनी बहन के बदले पालना चाहूंगी। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें इस दुनिया में कोई चोट नहीं पहुंचा पाएगा। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बताना, तुम मुझ पर थोड़ा सा भरोसा तो कर ही सकते हो ना। मार्गो हिलास के कान में कुछ कहता है कि उसे याद है जब वो कैद था और उसने उससे क्या कहा था। हिलास कहती है कि वो कैसे भूल सकती है जब तुमने कहा था कि तुम मरना चाहते हो और मैंने कहा था कि जहाँ तुम्हें मैं लेकर जाऊंगी वहां जाकर तुम्हें अगर मरना भी हो तो तुम मर सकते हो। हिलास उसको समझाती है कि वो चाहती है मार्गो अपनी जिंदगी आजादी से और खुशहाल जिए। अगर उसको इस सब के बाद भी मरने की चाहत उठती है तो वो खुशी खुशी वो कर सकता है जो वो चाहता है। मार्गो कहता है कि वो नहीं जानता इस वक्त उसे क्या करना चाहिए, पर इस समय हिलास ही उसके लिए इकलौती है जो उसे समझ सकती है। हिलास कहती है कि वो नहीं जानती कि वो तुम्हें समझ सकती है या नहीं, पर अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो ये सच भी हो सकता है। ये सुनकर मार्गो खुश हो जाता है, उसकी आंख से आंसू आने लगते हैं। ये देखकर प्रिंसेस और टेर्जो डर जाते हैं। वो जानते हैं कि उसकी आंख से निकले आंसू मार्वल बन सकते हैं और उसके बारे में बाहर के लोगों को पता चल जाएगा, जबकि असल में हिलास इसके बारे में पहले से ही जानती है। वो मार्वल बर्सट के पैर के नीचे आ गिरता है। बर्सट बात को बदलते हुए कहता है, अच्छा तो लड़के का नाम मार्गो है, ये नाम तो मैंने किसी के मुंह से पहले भी सुना था जब मैं बेसमेंट में इस बच्चे को बचाने गया था। अगर उस दिन को याद करें तो ऐसा कह सकते हैं कि तुम्हें पहले से ही पता था कि वो बच्चा उस जगह पर है। क्या मैं तुमसे ये पूछ सकता हूँ कि तुम्हें ये कैसे पता चला मिस हिलास? दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं हिलास 7 बार मरकर वापस आई है और उसकी जिंदगी में एक ही घटना कई बार घटी है। उसको पहले से पता था मार्गो के बारे में, क्योंकि शायद उसने पास्ट में भी उसे बचाया था या किसी से उसे पता चला था। हिलास ने खुद बोला था कि पिछली जिंदगी में मार्गो ने उसे अप्सरा कहा था, ना कि यमदूत। खैर, बर्सट ने अपने सवालों को हिलास के सामने लाकर रख दिया है। देखते हैं हिलास इसको कैसे समझाती है। प्रिंसेस भी हिलास से पूछती हैं कि उन्हें भी ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मार्गो को किस जगह पर रखा गया था। कैलेशिया परिवार अपनी जानकारी कैसे भी करके बाहर नहीं जाने देता। अगर तुम इनोएडन भी हुई तब भी तुम्हें ये जान पाना बहुत मुश्किल होता। हिलास मन में कहती है, ऐसा लगता है जैसे ये मुझ पर शक कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, कैलेशिया के हेड और प्रिंसेस ही इकलौते ऐसे हैं जिन्हें ये पता था कि मार्गो जिंदा है। मैं अचानक से वहाँ आ टपकी अपनी जागी हुई शक्तियों के साथ में इन्हें ये भी पता चल चुका है कि मुझे हीरो की शक्तियों के बारे में पता है। अगर मैं इनसे झूठ कहती हूँ तो इनकी आइज ऑफ ट्रूथ मुझे पकड़ लेगी। खैर, अब फर्क नहीं पड़ता। हिलास उनसे कहती है उसे मार्गो की लोकेशन के बारे में वैसे ही पता चला जैसे कैलेशिया को पता चला। टेर्जो कहता है, फिर मेरे पास एक और सवाल है, क्या इनोएडन में किसी के पास भी मार्गो के हीरे हैं? दोस्तों, टेर्जो डायरेक्ट ये पूछना चाहता है कि हिलास ने या उसके परिवार में किसी ने भी मार्गो के हीरो को चुराया या खरीदा है।
क्योंकि उन्हें मार्केट में बेचा गया था। अब जो हिलास उन हीरो की शक्तियों के बारे में जानती है तो उसे ये भी पता है कि हीरो में कितनी ताकत है, जिस पर हिलास कहती है ना मेरे पास और न मेरे परिवार के पास किसी के पास भी ये हीरे नहीं हैं। प्रिंसेस हिलास की आंखों में देखती हैं झूठ चेक करने के लिए। पर दोस्तों, जैसा कि आपको याद होगा, थोड़ी देर पहले हिलास राजमहल से वापस आई थी और वो उस पवित्र गेट को खोलना चाहती थी, जिस वजह से उसने मार्गो के हीरो का इस्तेमाल किया था, पर वो वहाँ ही खत्म हो गया था, जिस वजह से हिलास के पास इस समय वो हीरे नहीं हैं। इसलिए हिलास ने कहा कि उसके पास हीरे नहीं हैं, जिस वजह से प्रिंसेस भी उसको नहीं पकड़ पाई। पर इसका ये मतलब नहीं कि उसने हीरे नहीं चुराए थे, उसके पास बस इस वक्त हीरे नहीं हैं। प्रिंसेस हाथ में वो मार्बल लेती हैं और कहती हैं कि उन्होंने सिर्फ कहानियों में सुना था कि कैलिशिया में ऐसी ताकत भी है जो आंसुओं को इन मार्बल में बदल सकती है, वो इसे पहली बार देख रही हैं। प्रिंसेस कहती हैं कि फर्क नहीं पड़ता कौन क्या जानता है, फर्क इस बात से पड़ता है कि लेडी हिलास ने हमारे कैलिशिया के वारिस को बचाया है, और जैसा कि सबको पता है कैलिशिया किसी का भी एहसान नहीं भूलता। इसलिए लेडी हिलास आपको धन्यवाद कहते हुए आप जो हमसे मांगती हैं मैं आपको पूरा जरूर करेंगे। हिलास मन में कहती हैं कि मैं शुरू से ही कैलिशिया के हेड से इस चीज़ की रिक्वेस्ट करने वाली थी, पर अब चीज़ें खुद उसके पास आ ही गई हैं तो वो उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएगी। हिलास उनसे कहती हैं कि वो सिर्फ एक ही चीज़ है जो कैलिशिया से चाहती है, और वो चाहती है कि कैलिशिया के हेड खुद हिलास के साथ 4 सीजन फॉरेस्ट तक जाएं। प्रिंसेस कहती हैं 4 सीजन फॉरेस्ट? अच्छा, तो इनवर्डन के हेड ये चाहते हैं हमसे। दोस्तों, अभी तक सबको यही लग रहा है कि ये रिक्वेस्ट हिलास के फादर ने की है, क्योंकि सबको यही लगता है कि अभी हेड वो हैं। हिलास उनसे कहती है कि अगर कैलिशिया के हेड मान जाते हैं तो मैं खुद उनके साथ जाऊंगी। ये सुनकर वो सब हैरान हो जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि हिलास आज ऐसा क्यों बोली कि इनवर्डन के हेड की जगह वो बात करेगी, और साथ में वो 4 सीजन फॉरेस्ट भी जाना चाहती है। इसका डायरेक्ट मतलब यही है कि आप इनवर्डन की हेड बन चुकी हो। एक्सियन बर्जेट कहता है लगता है सेलिब्रेशन का टाइम चेंज करना होगा। प्रिंसेस कहती हैं अच्छा, तो इसलिए आपने डायरेक्ट पूछा है कि आपको 4 सीजन फॉरेस्ट तक जाने के लिए किसी की जरूरत है। खैर, मैं डायरेक्ट हेड से बात करूंगी, पर हेड की तबीयत पहले से ही खराब रहती है, इसलिए मैं नहीं कह सकती कि वो आपके साथ जाएंगी। हिलास उनसे कहती है कि कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरे लिए वो परेशान हो, पर मन ही मन हिलास ये भी कहती है कि कहीं ये लोग मुझे डायरेक्ट मना तो नहीं कर रहे। प्रिंसेस पूछती हैं कि अगर वो चाहे तो वो उनके लिए कोई और मदद जरूर कर सकती हैं। हिलास मन में कहती है कि अगर वो उनकी मदद वहां जाने के लिए नहीं कर सकते तो फिर इसका कोई मतलब नहीं, मुझे कैसे भी करके वहां पर जाना ही होगा। तभी बर्जेट कहता है क्या किसी खास वजह से तुम्हें सिर्फ कैलिशिया परिवार के हेड के साथ वहां जाना है? अगर नहीं तो मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ, आखिर मैं भी तो एक हेड हूँ ना। साथ ही में बर्जेट कहता है मैं कैलिशिया वॉल इवेंट में खाली हाथ पहुंचा था, जिस वजह से मुझे बुरा लगा। अगर मैं तुम्हारी मदद कैलिशिया के बदले करता हूँ तो मेरे ऊपर से ये बोझ हट जाएगा। अगर तुम हाँ कहती हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हिलास उसके ऑफर को मान लेती है। जब सभी वहां से चले जाते हैं तो गैब्रियल हिलास के पास आकर यही पूछती है कि मेहमान चले गए क्या, जिस पर हिलास उसको कोई जवाब नहीं देती। गैब्रियल फिर भी हिलास के अटेंशन पाने के लिए उसके पीछे पड़ी रहती है। हिलास मन में कहती है कि बर्जेट आखिर यहाँ क्यों आया था, उसने बोला था कि उसे मुझसे कुछ कंफर्म करना था, पर उसने ऐसा तो मुझसे कुछ पूछा ही नहीं। जिस तरीके से वो यहाँ से गया है मुझे नहीं लगता कि वो बात इतनी जरूरी होगी। वहाँ पर खड़ी गैब्रियल कहती है कि जब वो उस इंसान को देखती है उसे डर लगने लगता है। अभी जब वो यहाँ से जा रहा था तब भी उसने मुझे डरा दिया। गैब्रियल पूछती है क्या ये सच है कि कैलिशिया की प्रिंसेस वियोलेटा की जगह अब उस बच्चे को वो लोग प्रिंस मान रहे हैं। हिलास अपनी मेट से पूछती है कि उसके फादर इस समय क्या कर रहे हैं। गैब्रियल को फिर से इग्नोर किया जाता है। मेट कहती है कि वो अभी भी अपने बिस्तर से नहीं उठ रहे हैं और ना ही वो खाना खा रहे हैं। हिलास पूछती है कि उसके भाई रिकार्डो के क्या हाल हैं। मेट कुछ बोलती है उससे पहले गैब्रियल कहती है कि भैया पढ़ रहे हैं, और जब तक वो पढ़ रहे हैं दीदी हिलास आपको कोई जरूरत नहीं उनकी चिंता करने की, वो आपको परेशान नहीं करेंगे। हिलास फिर से मेट को बुलाती है और गैब्रियल इग्नोर हो जाती है। हिलास मेट से कहती है एक लेटर चारों परिवार में भिजवा दो, वक्त आ चुका है सबको बताने का कि इनवर्डन की हेड अब मैं हूँ। हिलास जब 12 साल की थी तब उसने पहली बार एक्सियन बर्जेट को देखा था। उस समय बर्जेट 15 साल का था और उसी वक्त उसको बर्जेट फैमिली का हेड बनाया गया था, और वो उस 15 साल की उम्र में भी बहुत मैच्योर था। जब जब हिलास उसकी आंखों में देखने की कोशिश करती वो डर जाती। वो पहली बार था जब हिलास ने बर्जेट को देखा। और अब वापस आते हैं करंट टाइमलाइन में। ठंडों की मस्त दोपहर हो रही थी। बर्जेट वहाँ पहुँच जाता है जहाँ हिलास ने उसको कहा था आने को, यानी राजमहल के सामने 4 सीजन फॉरेस्ट के पास। हिलास उसको देखकर कहती है कि वो बहुत जल्दी आ गया। हिलास को उसको देखकर कुछ याद आता है। वो देखती है कि जिस जगह पर वो अभी खड़ा है उस जगह पर वो अपनी पिछली जिंदगी में खुद खड़ी थी और उसके सामने खुद एक्सियन बर्जेट था। एक्सियन बोलता है कि उसे एक बात बहुत पहले से परेशान कर रही है,
ये खुशबू जो आ रही है। हिलास मन में सोचती है, क्या ये जिस खुशबू की बात कर रहा है वो मेरी पावर से आ रही है। वो एक्सियन से पूछती है, क्या ये खुशबू तेज है। एक्सियन कहता है, तेज तो नहीं, पर इससे मुझे थोड़ी अच्छी वाइब नहीं आ रही है। हिलास उससे पूछती है, ऐसा क्या है इसमें। जिस पर एक्सियन कहता है, कुछ नहीं, हम साथ रहेंगे तो मुझे इसकी आदत हो जाएगी। वो दोनों महल के अंदर जाने लगते हैं। एक्सियन हिलास को बताता है कि उसको उसका लेटर मिला था। वो हिलास को उसके हेड बनने पर कंग्रेचुलेशंस कहता है। हिलास उसको थैंक्स कहती है और साथ में वो कहती है कि ऐसे बिजी वक्त में मेरे साथ आने के लिए थैंक्स, पर जैसे मैंने पहले भी कहा था कि तुम्हें मेरे साथ ऐसे आगे और भी कई बार आना होगा, तुम्हें उसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना। एक्सियन कहता है कि उसको अभी कुछ टाइम तक कोई भी काम नहीं रहने वाला, उसको कोई दिक्कत नहीं हिलास के साथ आने में। हिलास उससे कहती है कि जब तुम इनोडेन आए थे तब तुमने कहा था कि तुम्हें मुझसे कुछ कंफर्म करना था। एक्सियन उससे बोलता है, हाँ मुझे करना था, पर अभी ये सही टाइम नहीं है वो बात करने का। तभी वो दोनों गेट के पास पहुंच जाते हैं। एक्सियन हिलास से उसका हाथ मांगता है। हिलास को समझ नहीं आता कि वो उसका हाथ क्यों मांग रहा है। एक्सियन बताता है, तुम्हें ये बात तो पता ही होगी कि गेट के उस पार जाने के लिए हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ कर जाना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो तुम गेट को पार नहीं कर सकती। हिलास उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी वो कुछ देखती है। उसके जस्ट लेफ्ट में क्रिस और उसका भाई खड़े होते हैं। क्रिस भी चौंक जाता है कि जब वो देखता है एक्सियन और हिलास एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए खड़े हैं। वो उनसे पूछता है कि वो दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं। एक्सियन क्रिस को इग्नोर करते हुए हिलास से कहता है, अगर तुम रेडी हो तो हम चल सकते हैं, हमें वापस आते वक्त भी ऐसे ही हाथ पकड़कर आना होगा। हिलास मन में सोचती है कि एक्सियन ने क्रिस को इग्नोर कर दिया, क्या इन दोनों के बीच में बनती नहीं, खैर मुझे उससे क्या। वो दोनों गेट खोलकर अंदर चले जाते हैं और वो गेट बंद हो जाता है। क्रिस वहाँ खड़ा खड़ा सोचता है कि उसकी आंखों के सामने आखिर ये क्या हो गया। वो दोनों अंदर चलते जा रहे हैं। हिलास कहती है, बाहर जाते वक्त भी ऐसे ही हाथ पकड़ना जरूरी है, ये काफी अजीब रूल है। एक्सियन उसे बताता है, कोई नहीं जानता कि ऐसे रूल्स यहाँ क्यों हैं, पर ऐसे बंद एरिया में जहाँ सिर्फ 4 परिवारों के हेड ही आ सकते हैं, कहा जाता है कि इनके बीच कोई हादसा ना हो इसलिए ऐसे रूल्स बनाए हैं। इसको ऐसे समझो कि अगर किसी एक ने दूसरे को मार दिया तो वो खुद भी वहाँ से नहीं जा सकता, इसलिए ऐसे रूल्स बनाए हैं ताकि कोई किसी की हत्या ना करे। हिलास कहती है, ये रूल किसी काम के नहीं, मान लो 3 लोग यहाँ आए और एक की हत्या करती तो वो दोनों तो आसानी से यहाँ से जा सकते हैं, उन्हें किसी बात का डर नहीं रहेगा, है ना। एक्सियन कहता है, फिलहाल ये सब थ्योरीज हैं, ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें अभी तक नहीं समझा जा सकता, इस रूल की शायद कोई और वजह होगी। हिलास मन में कहती है, मेरे लिए ये रूल्स मायने नहीं रखते, क्योंकि तभी वो दोनों 4 सीजन फॉरेस्ट पहुंच जाते हैं। हिलास कहती है, वो यहाँ मरने का रास्ता ढूंढने आई है।